मुझे अपने मेहमान सरफरोशी की तमन्ना। Hello everybody, welcome to Shield Defense Academy. Today we are going to talk about antecedents. Antecedents, what is this topic all about? Antecedents होता क्या है? Let me explain it to you. First of all, let me give you a background of this topic. What is this? This means particularly पूर्ववर्त in हिंदी. इसको हिंदी में पूर्ववर्त कहा जाता है. पूर्ववर्त क्या होता है? यूं समझ लीजिए जैसे कि आपके पूर्वज थे जिन्होंने बहुत कुछ आपके लिए डिफाइन कर दिया और आज आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. कुछ वही रोल ग्रामर में एंटेसिडेंट नाम के इस टर्म का होता है. व्हाट इज एन एंटेसिडेंट एक्चुअली? लेट मी मेक यू एक्सप्लेन. ग्रामर की भाषा में एंटेसिडेंट कोई भी एक शब्द जो कि वाक्य के प्रारंभ में यानी बिगिनिंग में होगा एंड मोर ओवर इसका काम होगा पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर देना. द वर्क वुड बी टू डिफाइन द होल सेंटेंस. दिस टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट एंटेसिडेंट. Its work would be to define the whole character of the sentence. How? इसका काम पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करना है, पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करना है. लेकिन ये डिस्क्रिप्शन होगा कैसे? किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? Let me give you one example. Like if I say a sentence, government decide to waive off loans. A very simple sentence, बहुत एक साधारण सेंटेंस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. Herein, अगर आप बेसिक जानते हैं इसका ग्रामर का तो आपको पता होगा गवर्नमेंट इज द सब्जेक्ट, डिसाइड इज द वर्ब एंड रिमेनिंग पोर्शन लाइक लोन्स एंड ऑल दिस. वेव ऑफ भी आपकी एक वर्ब है एक तौर से, बट बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज हाउ यू ब्रेक अप द सेंटेंस, राइट? इस तरह से आप सेंटेंस को ब्रेकअप करते हैं. नाउ यू ऑल हैव हर्ड ऑफ वन थिंग, आई एम वेरी श्योर. आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट, राइट? आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सुना भी होगा इसको. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. व्हाट इज सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट? कर्ता के अनुसार क्रिया का चयन. ये आप सबको पता है. जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब होती है. एग्जैक्टली. गवर्नमेंट यहां पे आपका क्या है? सब्जेक्ट है. गवर्नमेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है. अगर टू बी वेरी प्रिसाइज इन ग्रामर इट इज अ कलेक्टिव नाउन. ये एक सिंगुलर वर्ड है. द गवर्नमेंट इज सिंगुलर, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी क्या होनी चाहिए? हमारी सिंगुलर. सो इट वुड बी वेरी रेलिवेंट टू से कि यहाँ पे डिसाइड वर्ड जो दिया है इट वुड बी रॉन्ग. रादर व्हाट यू कैन यूज इज डिसाइड्स और गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड और समथिंग लाइक दैट. बट इंपॉर्टेंट इज कि जैसा गवर्नमेंट दिया है ये सिंगुलर है, इसलिए आगे लगने वाली वर्ब भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी. अकॉर्डिंगली ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने के लिए. बिल्कुल ऐसे ही हमारा एंटेसिडेंट काम करता है. किस तरह से? एंटेसिडेंट एक ऐसा वर्ड होगा जो कि सेंटेंस के बिगिनिंग में लगा होगा, राइट? और इसका काम होगा पूरे सेंटेंस को रिलेट करना और जस्टिफाई करना कि सेंटेंस में आगे जो भी सारी चीजें चलेंगी वो उस पर्टिकुलर शब्द के अनुसार चलेंगी. उसी शब्द को एंटेसिडेंट कहा जाता है. क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कमिंग ऑन टू द फर्दर पोर्शन. एंटेसिडेंट्स पेपर में आपको कैसे मिलेंगे, क्या वेटेज है, इस टॉपिक की क्या वैल्यू है, अगर मैं पेपर के पॉइंट से बात करता हूं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये टॉपिक आपको कहां कहां किस किस तरह से पेपर में मिलेगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ये टॉपिक आपको यू कैन फाइंड दिस टॉपिक इन fill-ups, what do you call as fill in the blanks. You could find this topic in errors, spotting the error. Further, you could also find this topic into your sentence improvement. So there are three areas where you can find this particular topic, and that would be fill-ups, errors, sentence improvement. Fine. So now when we know what is the relevance of this topic और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ सकता है, let us hop on and let us delve into the topic in detail. इसको करना क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, how do we know what is an antecedent and how do we apply that particular thing into the written examination. Let us get started. Okay, so
नाउ लेट मी टेल यू, मैं सीधे आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो पेपर में आती हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम. सो व्हाट आर एंटीसीडेंट्स, what kind of antecedents you are going to see or you're going to find out in the written examination. Let us have a look. As you can see before you, one of, any of, each of, either of, neither of, all that is written on the board. इन सब को हम antecedents कह सकते हैं. Antecedent, let me tell you, let me make a disclaimer first of all. एंटीसीडेंट कोई भी शब्द हो सकता है, देयर कुड बी एनी वर्ड, लेकिन ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पेपर में ज्यादा देखे जाते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ देम स्पेसिफिकली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग विद वन ऑफ. वन का मतलब हिंदी में क्या होता है? एक. एक यानी ये नंबर को दिखाता है. फाइन. वन ऑफ. एनी का मतलब क्या होता है? कुछ या कोई, दोनों होता है इसका मतलब. ईच का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रत्येक, प्रति, एक. ईदर मतलब क्या होता है? नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईदर एंड ईदर, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक. आउट ऑफ टू, वन. नीदर मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं. नाउ प्लीज डू नॉट confuse this particular thing, either and neither, right? मैंने आपको बताया either of, neither of. Do not confuse this particular thing with either or and neither nor. That is a part of conjunction that we will study later words, right? Right now I am only talking about either of and neither of. This is an antecedent, right? So one of मतलब one मतलब एक, of मतलब में से, आप यहां पे ये कह सकते हैं. तो वन ऑफ का मतलब क्या होता है? कई में से कोई एक. एनी ऑफ का मतलब क्या होता है? कई में से कोई भी. ईच ऑफ का मतलब क्या होता है? इनमें से प्रत्येक. ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक. प्लीज रिमेंबर, दो में से कोई एक. आउट ऑफ टू. ईदर का मतलब है दो में से कोई एक. नीदर मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं. ईदर और नीदर ये जो दो हैं, प्लीज रिमेंबर दैट, और बोथ ऑफ देम are used for only number 2. Please remember my point that I am going to tell you later on. I will explain it to you, but right now याद रखना है आपको, ईदर और नीदर केवल दो लोगों के लिए लगते हैं या दो चीजों के लिए लगता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं प्रयोग होगा. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस. इनका सबका एक बहुत कॉमन रूल होता है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? इन सब को मैंने एक साथ यहां पे अलाइन करके आपके लिए लिखा है. व्हाई? देयर इज अ वेरी सॉलिड ग्राउंड बिहाइंड दैट. The ground is कि इन सब के बाद कोई भी अगला word, any word that would be used next, right? That would be, plural. अगला शब्द जो इनके बाद प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? प्लूरल, बहुवचन, right? Now see guys, I am not telling you like in technical terms, I am just writing simply word. I could have written down subject लगता है, कर्ता होता है, और noun होता है, abstract noun होता है, it could be a pronoun also, but I'm not getting into all the technical terms. The purpose of this video is to make the things easy for you to understand, not to complicate it more, right? So इनके बाद अगला लगने वाला कोई भी word यानी कोई भी अगला शब्द होगा. For example, let us take like one of the student. Let me tell you, student. Right? Now as I said, one of, any of, each of, either of, neither of, कोई भी दिया हो, कोई भी मतलब कोई भी इनमें से दिया हो पेपर में, right? अगला जो इनके बाद शब्द लगेगा, the next word, that will always be plural, right? That will always be plural, यानी बहुवचन होगा, एक वचन नहीं होना चाहिए. Now as I said, मान लीजिए अगर पेपर में दिया है one of the student, for example, one of the student, then this particular portion is wrong. Why? क्योंकि as we have written down over here that we understand that one of, next word would be plural. Plural, student is definitely not plural, it is singular. So what we need to write over here is one of the students. Now this would be the correct one. So very clear, one of, any of, each of, either of, neither of. इनमें से अगर कोई भी लगता है, any of it, if you find them in the paper, the next word after them should always be plural, बहुवचन होना चाहिए. After that, अगर verb कोई लग रही है, कोई भी verb लग रही है इनके बाद,
वर्ब क्या होती है? वर्ब कोई भी एक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल भाषा में बात करते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं इज, वॉज, हैज, हैव, हैड, ऑल ऑफ दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. यू ऑल नो दैट, राइट? तो मैं सिमिलरली इसी तरह से कोई भी बात कर रहा हूं, अगला वर्ड इनके बाद, इनमें से सबके बाद अगला वर्ड क्या था? प्लूरल था. अब आगे बात करते हैं, फर्दर आगे सेंटेंस बनेगा ना, तो उसके बाद जो वर्ब लगेगी हमारी, द वर्ब, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब वुड बी यूज्ड ओवर हियर? द वर्ब वुड बी सिंगुलर. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. द वर्ब शुड बी सिंगुलर, इट शुड नॉट बी प्लूरल. देयर आर सर्टेन पीपल, जैसे स्टूडेंट्स के बाद अगर दिया है ऑप्शन, मान लो आपको, बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस में बोल रहा हूं अभी समझाने के लिए, इज या आर, ये दो ऑप्शंस आपको दिए हैं, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी नॉर्मल आदमी देखेगा कहेगा स्टूडेंट्स आर. हाउएवर दिस इज रॉन्ग बिकॉज द एंटीसीडेंट इज दिस पोर्शन. दिस पोर्शन इज द एंटीसीडेंट, नॉट दिस. ये तो अगला वर्ड है जो लगा था. जो वर्ब लगेगी आगे, ये सिंगुलर होगी. क्यों होगी सिंगुलर? क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है? इसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग. दैट इज व्हाई आई सेड एंटीसीडेंट पूर्ववर्त पूरे वाक्य को अपने अनुसार चलाता है. द होल सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर वर्ड. सो जो वर्ब आगे लग रही है सिंगुलर होगी, यानी इज का इस्तेमाल होगा, आर का नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, let me just revise this particular thing. Let me reiterate, that is one of the students मान लो अगर दिया गया है, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति आर, स्टूडेंट्स आर बोलेगा, बट द आंसर इज स्टूडेंट्स इज. व्हाई? बिकॉज यहां पे वन ऑफ के अकॉर्डिंग वर्ब चल रही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमको ये याद रखना है, द वर्ब शुड ऑलवेज बी सिंगुलर. क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. One of, any of, each of, either of, neither of, any of them it is given. कोई भी अगर इनमें से दिया है, अगर इनमें से कोई भी दिया है, अगला शब्द जो होगा वो होगा बहुवचन, परंतु जो क्रिया होगी, जो वर्ब लगेगी, that should always be singular. Helping verb or main verb, any kind of verb, right? Whether it is a linking verb or a transitive or intransitive, that doesn't matter, right? The matter of the fact is कि जो अगला शब्द होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी. Fine? So now let us talk about a question. For example, if you get a question in the paper and there is a rule like this, किस तरह से हम इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे? Let us see this. So till now what did we discuss? We discussed this is antecedent. इनमें से अगर कोई भी होगा अगर आपके सामने, तो जो नेक्स्ट वर्ड होगा प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. Now let us talk about a question. For example, अगर क्वेश्चन आता है पेपर में इससे रिलेटेड, कैसे आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा? Let us take an example of an error. मान लीजिए अगर एरर आपके सामने आया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है, वन ऑफ द miseries holding back humans are poverty. Let me read it out for you. One of the miseries holding back humans are poverty, right? तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? One of the miseries, मिजरी का मतलब क्या होता है? परेशानियां, समस्याएं, right? So त्रासदियां भी आप कह सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई त्रासदी को भी मिजरी ही बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो मजबूरी के तौर पे होती है. So सारी परेशानियों में से एक परेशानी, दुनिया में बहुत परेशानी है भाई, we all know that, right? So one of the miseries holding back humans, जो इंसानों को पीछे खींच लेती है, उन्हें प्रोग्रेस नहीं करने देती है, are poverty. Poverty मतलब गरीबी, right? We all know this. So according to the question, जैसे कि हम देख पा रहे, हम लोगों ने एक सेंटेंस मान लीजिए दिया. अब इस तरह से पेपर में आएगा, यहां से यहां तक A पोर्शन, यहां से यहां तक B पोर्शन, और यहां से यहां तक C पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, और D नो एरर, राइट? और अगर आपको कहा गया कि इसमें एरर निकालिए, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड इट आउट? प्लीज चेक द रूल. वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनमें से कोई भी अगर दिया होगा, द नेक्स्ट वर्ड वुड बी प्लूरल, द वर्ब वुड बी सिंगुलर. लेट अस चेक इट आउट. वन ऑफ, नेक्स्ट वर्ड यहां पे क्या दिया है? मिजरीज. मिजरीज दिया है, IES लगा है, दैट मीन्स इट इज प्लूरल, दैट मीन्स इट इज राइट. ए पोर्शन में कोई भी गलती नहीं है. होल्डिंग बैक ह्यूमंस, होल्डिंग बैक बी पोर्शन है आपका, फाइन, इसमें भी कोई समस्या नहीं दिख रही है. ह्यूमंस
R पावर T. Now we see one thing over here that लगने वाली जो वर्ब थी वो क्या थी? सिंगुलर. यहां क्या दिया हुआ है आपको? R. Yes, you are right. R प्लूरल है. It's very simple for anybody to understand. और R के बदले यहां पे करेक्ट क्या होना चाहिए था? इज लिखा होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है? R दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर, राइट? और यहां पे क्या दिया है? R दिया है, विच इज रॉन्ग. सो अकॉर्डिंगली R के बदले इज होना चाहिए था. गलती कहां आ रही है? सी पोर्शन में आ रही है. योर आंसर इज सी पोर्शन. फाइन. So this is how you are able to understand the mechanism of this complete rule. I hope it is clear to everybody. Okay, so one more example for your own convenience. मान लीजिए अगर वन ऑफ से नहीं दिया, किसी और से दिया है पेपर में क्वेश्चन. मान लीजिए नीदर ऑफ से, फॉर एग्जाम्पल नीदर ऑफ से हम बात करते हैं. नीदर ऑफ दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आया है जैसे नीदर ऑफ द 3 सिस्टर्स are eligible. Neither of the 3 sisters are eligible. Fine. If you see, मान लीजिए अगर इसको इस तरह से दिया होगा आपके सामने, यहां से यहां तक A पोर्शन दिया है, यहां से यहां तक B पोर्शन दिया है, यहां से यहां तक C पोर्शन दिया है, एंड फाइनली वी हैव D, दैट इज नो एरर. राइट. हाउएवर मुझे मालूम है आप लोग को एरर दिख गया है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट आउट. राइट. नीदर ऑफ रूल सबके लिए एप्लीकेबल है. राइट. नीदर ऑफ के बाद यहां पे पेपर में क्या दिया गया है? 3 सिस्टर्स. सिस्टर है कि सिस्टर्स है? यस, यू आर राइट. क्या है? सिस्टर्स. राइट, बिल्कुल सही. सिस्टर्स. इट इज प्लूरल और सिंगुलर? डेफिनेटली प्लूरल. राइट. नाउ वर्ब कैसी लगती है? एज वी सेड, सिंगुलर. आगे क्या दिया है? आर. इज इट सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर, प्लूरल? ऑफ कोर्स इट इज प्लूरल. राइट. जो कि नहीं होना चाहिए. वर्ब शुड बी सिंगुलर एंड द वर्ब गिवन ओवर हियर इज प्लूरल. सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी. राइट. रॉन्ग. Here the question is tricky. It is not that easy. Please understand. It's not tough. Let me tell you. ये क्वेश्चन टफ में नहीं आता, बहुत आसान क्वेश्चन है. हालांकि इट इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. प्लीज अंडरस्टैंड. नीदर ऑफ द 3 सिस्टर्स. यहां तक तो आपको ठीक लग रहा होगा क्योंकि प्लूरल दिया है. आगे आर की जगह पे क्या होना चाहिए? इज, क्योंकि वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर. और अगला वर्ड क्या होता है? प्लूरल. वो सही दिया है. But if you remember in the beginning, as I said, these 2 words, either and neither. Either का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक. Neither का मतलब क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं. यहां कितने लोग हैं? 2 और 3. 3. यहां पे 3 दिए हैं आपको, जो कि गलत है. बिकॉज नीदर का इस्तेमाल कितने लोग के लिए होता है? केवल 2 लोगों के लिए. और यहां पे क्या दिया है? 3 सिस्टर्स. सो क्या ये सही होगा? आर एरर होगा कि 3 एरर होगा? 3 एरर होगा ना. 3 का क्या कर देंगे? 2. रॉन्ग अगेन. फिर से गलत हैं आप. 3 को आप बदल नहीं सकते हैं यहां पे. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. 3 इस सेंटेंस में डेटा दिया है ना. आप यहां पे आर को बदल सकते हैं क्योंकि 3 के लिए आर चलेगा, बिल्कुल होगा. राइट. बट सबसे बड़ी बात यह है, नीदर 2 लोगों के लिए लगता है. यहां पे 3 कैसे लिखा है? बट यू कैन नॉट चेंज 3 with 2. आप ये नहीं कर सकते यहां पे 3 से. भाई 3 से 2 महीने क्यों कर रहे हो आप उनके? है कि नहीं है? सो यू कैन नॉट चेंज दिस. व्हाट यू शुड डू इज, पहली बात, 3 लोगों के लिए नीदर लगता ही नहीं, इसीलिए नीदर ही गलत है यहां पे. द करेक्ट आंसर वुड बी ए पोर्शन. नीदर की जगह पे क्या होना चाहिए था? नन. None of the 3 sisters, right, are eligible. This should have been the correct answer. However, यहां पे लोग गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में. This is what to make you understand, right? This is why we are conducting a video lecture for making the students acquainted with the facts. जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से वो ट्रिक कर सकते हैं आपको क्वेश्चंस. सो इन टुडेज टॉपिक व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? वी टॉक्ड अबाउट एंटीसीडेंट्स.
What is antecedents? This is the basic rule. One of, any of, each of, either of, neither of. You could get any one in paper, right? अगला वर्ड इनके बाद सेंटेंस बनेगा तो कैसा होगा? प्लूरल. आगे जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी? सिंगुलर, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना होगा? वी हैव टू चेक कि नेक्स्ट वर्ड कहीं प्लूरल के बदले सिंगुलर तो नहीं दिया. इफ इट इज गिवन सिंगुलर इट इज एन एरर. अगर आगे लगने वाली वर्ब सिंगुलर के बदले प्लूरल दे दी है देन अगेन ऑल्सो इट इज रॉन्ग. Why? Because verb should be singular, and this is what we checked it out through these questions. Talking about antecedent exceptions. Now, if you remember in the last video lecture, I have personally in detail completed everything about antecedents in the basic concept, right? I have told you that what is an antecedent, antecedent क्या होता है, I have explained there, right? हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेपर में ये किस तरह से एंटीसीडेंट का क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. आई हैव आल्सो गिवन यू द प्रोटोटाइप्स. मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि कौन कौन से एंटीसीडेंट्स हमारे पेपर में आते हैं. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ. ये हमारे 5 एंटीसीडेंट्स होते हैं जिनका एक बेसिक प्रायर रूल होता है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा हुआ है पिछले लेक्चर में, राइट? Now today I am going to talk about something which is even more important, right? I would like to talk about the exception of that antecedent rule which you have studied earlier. वो जो रूल आपने पढ़ा था वो बेसिक रूल था, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, right? However, UPSC can also give you the exceptional case. पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ एंटीसीडेंट्स. सबसे ज्यादा कौन सा एंटीसीडेंट आता है? मैंने पिछली बार बताया था सबसे ज्यादा वन ऑफ का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद ईच ऑफ या एनी ऑफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है? ईदर और नीदर भी आते हैं, बट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन डिटेल इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है? नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सेप्शन. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम, लेट अस कम ऑन टू द रूल. यू कैन लुक एट योर स्क्रीन्स. आप देख सकते हो कि एक रूल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये काफी हद तक सिमिलर लग रहा होगा आपको पिछले रूल से. इन द लास्ट लेक्चर व्हाट डिड आई टेल यू? इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद जो कोई भी सब्जेक्ट लगता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल. जो अगला वर्ड होता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल. बट द वर्ब इन द ओरिजिनल रूल जो मैंने बताया था वो क्या होती है? सिंगुलर, एंड सिंगुलर जेंडर का इस्तेमाल होता है. If you remember, and we have also taken examples over the same. हम लोगों ने examples भी उसके ऊपर देखे. Now in this exceptional rule, what is new in this rule? Please take a look. अगर आपने notes बनाए हो पुराने lecture के, then you might be observing there is a change in this rule. इस rule में change क्या है? पहले बात तो similarity बात कर लेते हैं. Common क्या है? पिछले rule और इस rule में common क्या है? One of, any of, each of, either of, neither of. यही 5 antecedents हैं. कोई नया ऐड नहीं किया गया है, ठीक है? जो पिछली बार बात हुई थी. इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो नेक्स्ट वर्ड होता है, जो सेकंड, जो अगला वर्ड होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, दैट इज ऑलवेज प्लूरल. यहां पे भी प्लूरल है, उधर भी प्लूरल था, सेम, ऑल द सेम, राइट? देयर इज नो चेंज इन दैट. व्हाट इज द कैच देन? व्हाट इज द चेंज देन? प्लीज नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग वेरी केयरफुली. आगे देखिए, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन लग जाता है, व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउंस की कैटेगरी में एक टाइप होता है, राइट? अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, आपको यहां पे ये ध्यान रखना है. हु, हुम, विच और दैट. इन 4 में से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है स्पेसिफिकली, इसका यूज कैसे होता है, इनको कैसे हम यूज करते हैं सेपरेटली, उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है अलग से, ठीक है? सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग इफ यू वांट टू नो रिलेटिव प्रोनाउंस. वो भी पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, राइट? उसको भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? आप उसे देख सकते हैं, ठीक है? बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, अगर इसी रूल में, एंटीसीडेंट्स के रूल में, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद अगला वर्ड हमेशा क्या होता है? प्लूरल. लेकिन अगर इनके तुरंत बाद जस्ट नेक्स्ट वर्ड अगर हु आ जाए, अगर हुम आ जाए, अगर विच आ जाए या दैट, इन चारों में से कोई भी अगर आ जाए, राइट? इन 4 में से कोई भी वर्ड अगर जस्ट तुरंत नाउन या सब्जेक्ट जो भी कुछ दिया है, जो प्लूरल है हमेशा याद रखेगा, उसके जस्ट अगला वर्ड अगर हु दिया है, हुम दिया है, विच दिया है या दैट दिया है, अगर ऐसा कहीं पे भी आप देख रहे हैं, इमीडिएटली याद रखिएगा ये रूल आगे बदल जाएगा.
दिस रूल इज गोइंग टू चेंज। ये रूल क्या हो जाएगा? अर्लियर अगर आपको याद हो, हम लोगों ने बात करी थी डिटेल में, आगे जो वर्ब्स लगती हैं वो क्या होती है हमारी? सिंगुलर। अब क्या हो जाएगी वर्ब? नाउ दिस वर्ब इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। अभी तक हम सिंगुलर लगा रहे थे, लेकिन अब ये चार में से कोई भी एक वर्ड अगर हमको मिल गया, यानी हु, हुम, विच, दैट, कुछ भी अगर मिला, द वर्ब विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल, राइट? याद रखिएगा, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर पहले इज लगता था तो अब क्या लगेगा? आर लगेगा। अगर पहले वॉज लगता था तो अब क्या लगेगा? वर लगेगा। पहले हैज लगता था तो अब क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, प्लस जेंडर जो लगेगा, आगे देख सकते हैं आप, जो जेंडर होगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल में, राइट? जैसे अभी तक आप लगाते थे हिज लगाते थे, हर लगाते थे, या आपने इट्स लगाया, अब ये सब गलत हो जाएंगे। अब आपको क्या लगाना होगा? अब आप प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल जेंडर। यानी प्लूरल जेंडर कौन सा होता है हमारा? देयर। देयर का इस्तेमाल करेंगे। एक ही जेंडर प्लूरल होता है, कौन सा होता है? देयर, जो कि दे से बनता है। तो इस रूल को आपको याद रखना है, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? प्लूरल, एज यूजुअल हमेशा रहता है। लेकिन अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, हुम, विच या दैट। इन चार में से कोई भी अगर नेक्स्ट वर्ड अगर तुरंत नाउन या सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये वर्ड आ गया, इन दैट केस आगे सारी जितनी चीजें लगेंगी वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल। यानी वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। जेंडर क्या हो जाएगा? प्लूरल। एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। लेट्स लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू कैन सी, नीचे देखिए, देयर आर 3 क्वेश्चंस गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स विच वर डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग had significant aftermath. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप इसको कंपेयर करें पहले रूल से, तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वन ऑफ के बाद अगला वर्ड हमेशा क्या होता है? प्लूरल। देखिए अगला वर्ड क्या दिया? ऑब्जेक्टिव्स। यानी सही है, राइट? अब मैंने पहले क्या बताया था आपको कि आगे जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर होती है, लेकिन वो पहले रूल में बताया था। ये अब सेकंड रूल है, ये एक्सेप्शनल रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया? अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तुरंत देखिए वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स दिया है, ऑब्जेक्टिव्स के तुरंत बाद क्या वर्ड आया है? विच। विच क्या है? विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट? विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर मैंने आप लोग को जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो आगे वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, राइट? ओरिजिनली सिंगुलर हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी वर्ब? अब वर्ब प्लूरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। तो इसलिए यहां पे क्या लगा है? आंसर आपका वर लगा है। वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। हो सकता है वो आपको ये चीज फिल इन द ब्लैंक में दे दे, हो सकता है यही चीज आपको एरर्स में दे दे, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे दे, 4 ऑप्शंस आपको दे दे। इट कुड बी लाइक दैट, राइट? लेकिन आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद यहां पे क्या लगा है? विच लगा है। विच लगा है, विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के लगने की वजह से ये रूल बदल जाएगा। अब सब कुछ क्या होगा? प्लूरल होगा। इसीलिए हमने वॉज नहीं लगाया, बल्कि यहां पे आंसर आपका क्या होगा? वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। फाइन एवरीबॉडी, आई होप दिस वॉज ईजी, दिस वॉज सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी इसी तरह से मैंने आपको बताया था जेंडर, जेंडर भी प्लूरल होगा। मैंने कहा था इसके बाद कोई भी चीज क्या होगी? प्लूरल होने जाएगा, सब सारी चीजें प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट? प्लीज सी द सेकंड क्वेश्चन। ईच ऑफ द ऑफिसर्स हु सर्व्ड द सोसाइटी हैड टू सैक्रिफाइस देयर हैप्पीनेस फॉर द सेक ऑफ अदर्स, राइट? ये दिया है आपको। नाउ इसमें हम एरर निकालेंगे। ईच ऑफ द ऑफिसर्स, पहली बात तो रूल को मैच करिए। ईच ऑफ दिया है, ईच ऑफ एंटीसीडेंट है। ईच ऑफ के बाद अगला वर्ड हमारा क्या होगा? ईच ऑफ के बाद अगला वर्ड हमारा क्या होगा? दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी प्लूरल। देखिए ऑफिसर्स लगा हुआ है, राइट? फाइन, नो प्रॉब्लम। तुरंत उसके बाद देखिए क्या दिया है? हु, हुम, विच, दैट। ये चारों क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, इन दैट केस हमारी वर्ब कैसी हो जाएगी? द वर्ब वुड बी सिंगुलर प्लूरल। बताइए, अगली वर्ब जो क्रिया लगेगी वो कैसी लगेगी? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। देखिए अब आगे देखिए, सर्व्ड दिया है। सर्व्ड में कोई एरर नहीं निकाल सकते, सेकंड फॉर्म है, राइट? सर्व्ड द सोसाइटी, सोसाइटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हैड में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पास्ट में हैड ही बनता है, चाहे आप सिंगुलर माने चाहे प्लूरल माने। हैड सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, हैड पास्ट में होता है, राइट? Had to sacrifice their happiness,
यू कैन सी क्या लिखा है, देयर। हिज नहीं, हर नहीं, इट्स नहीं, क्या लगेगा, देयर लगेगा। क्यों? क्योंकि जेंडर भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। सो दिस इज हाउ इट इज। इस तरह से आपको समझना है। अगर यहां पे हो सकता है आपको पेपर में लगा के दे दे हिज हैप्पीनेस या हर हैप्पीनेस, लेकिन आपको याद रखना है यहां पे अगर ऑफिसर्स के बाद क्या लगा है, हु लगा है, हुम लगा है, विच लगा है, दैट लगा है, कुछ भी लगा है, इन दैट केस सब कुछ क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसको असाइनमेंट की तरह लीजिएगा। इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स विच डैश ड्रिवन द इकोनॉमी। इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स विच डैश ड्रिवन द इकोनॉमी। ऑप्शंस हैज या हैव। नोटिस करिए, चेक करते हैं। वन ऑफ दिया है, राइट, वन ऑफ आपका एंटेसिडेंट है, इसके बाद अगला वर्ड क्या होना चाहिए, प्लूरल, राइट। फैक्टर्स, फैक्टर दिया कि फैक्टर्स दिया है, फैक्टर्स है यानी सही है, प्लूरल है। तुरंत देखिए उसके बाद क्या दिया है, विच। विच क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, ट्रू। अब रिलेटिव प्रोनाउन लगने के बाद वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर या प्लूरल, बताइए। टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हैज लगेगा या हैव लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। फाइन। तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and try to revise it again. Okay, thank you.